Hello, my dear student. How are you? I hope that you are well. Today, we are going to discuss most important current affairs of 2023 on 27th मार्च 27 मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के डेट में। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है, क्वेश्चन पहला है हमारा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघस और स्वीटी बुरा ने कौन सा मेडल जीता। तो हम जान रहे हैं कि गोल्ड मेडल जीता दोनों ने। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2023 का चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें से नीतू घंघस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नीतू घंघस ने नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में 45 से 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मंगोलिया के लुत्से खान एंड अल्ता सेन को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर? तो मंगोलिया की खिलाड़ी है, उसको हराकर इसने गोल्ड मेडल जीता है। कौन? तो नीतू घंघस। ओके, नीतू घंघस ने। उसके बाद स्वीटी बुरा ने, ये कितने किलोग्राम का? तो 75 से 81 किलोग्राम के भार वर्ग में चीन की जो लीना बोग है, लीना बोग को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो स्वीटी बुरा और नीतू घंघस ने क्या किया है? दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लें हम लोग कि क्या है। एमसी मैरी कॉम ने 6 बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता। कब कब जीता? तो 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में और 2018 में। लेकिन इस बार जो है आपका नीतू और बुरा ने जीता है। इसके अलावा अभी तक सरिता देवी 2006 में भी जीती है, जेनी आरएल 2006 में जीती थी, लेखा केसी 2006 में जीती थी और निकहत जरीन 2022 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की खिताब जीती है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2023 के IBA वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लें। यहाँ बात करेंगे कि वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग 2023 की यह कहाँ पर हुआ। तो इसका जगह जो था वो था KD जाधव इंडोर हॉल्स। ये कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर डेट 15 से 26 मार्च के बीच इसको आयोजित किया गया था। कंपटीशन कितने नेशन के साथ? 65 नेशन के साथ किया गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रॉकेट LMV-3 को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो हु हैज़ लॉन्च द रॉकेट LMV-3। तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा इसरो ने इसको लॉन्च किया है। थोड़ा सा देखते हैं। इसरो ने 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा, ठीक है, हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको हम लोग LVM-3 के भी नाम से जानते हैं, उससे इसको लॉन्च किया है। और वन वेव इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसके द्वारा? वन वेव इंडिया 2। इसके साथ क्या था? इसरो का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था? तो इसको 72 सैटेलाइट को, मतलब उपग्रह को भेजने का जिम्मा दिया गया था। किसको? तो वन वेव, ठीक है, वन वेव कंपनी को, वन वेव ग्रुप कंपनी को 72 सैटेलाइट उपग्रहों को लियो में लॉन्च करने के लिए इसरो ने क्या किया था?
अनुबंध किया था, जिसमें से 36 जो है पहले किया था और 36 अब भी किया है। यानी इससे पहले अक्टूबर 2022 में वनवेव ने 36 उपग्रहों को लॉन्च किए थे और अब यानी 26 मार्च को भी 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम लोग का देखें किसने किया था, तो इसरो ने इस तरह का काम किया है। सो आंसर विल बी इसरो होगा यहाँ पर, इसरो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी वेयर इज़ द नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑलरेडी वी नो दैट इन दिल्ली, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इनोवेशन फेस्टिवल, इनोवेशन फेस्टिवल का मतलब है कि ये एक नए मंच, नए सोच प्रदान करने की उद्देश्य से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जागरूकता प्रदान करने के लिए कि लोग क्या करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अधिक से अधिक चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और नए सोच के साथ इंडिया को डेवलप करने में मदद करें। 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल जो है कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना और कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड द इनोवेटिव करना। ठीक है, इनोवेटिव एंड रचनात्मक अन्वेषकों को एक अनूठा मंच प्रदान करना इसका काम है। यानी द एम ऑफ इस passion and attitude for the science and technology and provide the unique platform to innovative and creative innovators के रूप में इसको बढ़ावा देना ही इसका काम है। ठीक है, किसका, इनोवेशन फेस्टिवल का। ठीक है, यानी हाल ही में इसमें सम्मेलन हुआ था, एक और सम्मेलन हुआ था, सुन लीजिए। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ था और सिक्किम में भारत के G20 अध्यक्षता में B20 बैठक की मेज़बानी भी की थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कि इंटेल के सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि इंटेल का जो को फाउंडर थे उनका नाम था आपका गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर जो थे वो इंटेल के को फाउंडर थे। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें कि इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर यूएस के 94 ईयर्स के ये आयु में इनका निधन हो गया है। 94 ईयर्स के थे तो उन्हीं में इनका निधन हो गया है। और गॉर्डन जो मूर थे एक अमेरिकी इंजीनियर और इंटरप्रेन्योर्स हैं और उन्होंने विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक इंटेल कॉरपोरेशन की सह स्थापना की थी। ठीक है, यानी इंटेल कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय, ठीक है, सांता क्लारा यानी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी इट इज़ द मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्स इन सांता क्लारा एंड कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। इस कंपनी की स्थापना की बात करें, दिस कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1968 and this company manufactures computer processors and motherboard cheapest etc। यानी यह कंपनी कंप्यूटर प्रोसेसर और मदरबोर्ड चीपेस्ट आदि बनाने का काम करती है। कौन? इंटेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि एनजीटी के द्वारा रामसर साइट की सुरक्षा में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यानी एनजीटी के द्वारा, किसके द्वारा? एनजीटी के द्वारा रामसर साइट की सुरक्षा में विफल होने के कारण किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा केरल होगा।
केरल राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। किसके द्वारा? एनजीटी के द्वारा। एनजीटी क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा इस तरह का जुर्माना लगाया गया है। अभी अगर हम बात करें कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो भारत में अभी प्रेजेंट में 75 रामसर स्थल हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीटी, ने केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि रामसर स्थलों पर केरल सरकार अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में असफल रही है। इसीलिए ये क्या किया है, एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना उस पर लगाया है। जुर्माना का उपयोग जो है, जो पैसा है, वो संरक्षण और पुनर्स्थापना उपयोगों के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, धनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, तो हम इसका आंसर बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि धनथाई पेरियार वन योजना अभ्यारण्य किस राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व वेलकम्स टू यू इन तमिलनाडु में है। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु के अभ्यारण्य ईरोड जिले के, देख लीजिए ईरोड जिले के, कहाँ है? तो ईरोड जिले के, ठीक है, अंथियूर और गोबीचेट्टीपल्लम तालुक में फैला हुआ है। इसमें कौन कौन ये हैं? अथियूर है, बरगूर है, भटकरई है और चेनीपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लेते हैं। 7 कह रहा है कि डिल्मा रूसेफ किस संस्था की प्रमुख बनी है? ये बहुत पॉपुलर लेडीज़ रही हैं। डुल्फा रूसेफ किस संस्था की प्रमुख बनी है? तो हम जान रहे हैं इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये नए, ठीक है, हेड बनी हुई हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो हम जान रहे हैं कि ब्राज़ील के, ये पहले क्या थी कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट की नई प्रमुख चुनी गई हैं। यानी इससे पहले वो क्या थी? ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ठीक है, की गई थी। अब हम बात करें कि ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य क्या है कि जो भी इस बैंक के सदस्य होंगे, सदस्य देशों को विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास का समर्थन करना ही इसका काम है। और ब्रिक्स देश अगर देखा जाए तो कौन कौन है? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और, ठीक है, रशिया है, यानी साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका होगा यहाँ पर, साउथ अफ्रीका है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन, ठीक है, किसने किया है? देखिए ये भारत सरकार का ये सबसे बड़ी विरासत पोर्टल का उद्घाटन, ठीक है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये क्यों किया गया है? वैदिक विरासत पोर्टल का उद्देश्य क्या है और क्यों किया गया और कहाँ किया गया, उसके बारे में जानकारी लें। तो हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। ठीक है, यह पोर्टल इसलिए लाया गया कि यह आम लोगों को वेदों के बारे में, ठीक है, सामान्य समझ रखने में मदद करेगा, यानी जानकारी देने का ये काम करेगा।
ठीक है। ये 4 वेदों के ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है इस पोर्टल में कि 550 घंटों से अधिक अवधि के साथ चारों वेदों को 18,000 से भी अधिक मंत्र इसमें निर्धारित की गई है। आपको ये बता दें कि अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें अमित शाह के बारे में, तो अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं। पहला मंत्रालय है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी है, यानी सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, और गृह मंत्री भी हैं भारत का ये, यानी होम मिनिस्टर के भी रूप में है। अब कह रहा है कि जो हम 4 वेदों का जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया गया है, अपलोड कर दी गई है, पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, ये किस मिनिस्ट्री से आता है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना जो है देखा जाए तो 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्ता संस्थान के रूप में की गई है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, and it was established in 1987 as the autonomous institute अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है कि असम राइफल ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? यानी असम राइफल जो है 24 मार्च 2023 को स्थापना दिवस मनाया है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय से लेकर अभी तक ये कितने वर्ष का असम राइफल का वर्षगांठ हो गया? तो 188, क्या है? 188 वर्षगांठ मनाई है। 188वां वर्षगांठ असम राइफल ने मनाया है। ठीक है। यानी असम राइफल की स्थापना जो की गई थी वो आपका 24 मार्च 1835 को हुई थी। असम राइफल एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद का मुकाबला और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। यह भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। आदर्श वाक पूर्वोत्तर की प्रहरी है। मुख्यालय इसका कहाँ है भाई असम राइफल का? तो इसका मुख्यालय जो है शिलोंग है, मेघालय है और भारत है। यानी मूल एजेंसी की बात की जाए तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। और इसका महानिदेशक कौन है? असम राइफल का महानिदेशक कौन है? तब प्रदीप चंद्र नैयर हैं। कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम लोग। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल अनावरण किया है? यानी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनवील्ड द स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल? यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो हम जान रहे हैं कि ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि राज्य युवा, ठीक है, नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री? तो मध्य प्रदेश का। अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो हम जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का है शिवराज सिंह चौहान है। चौहान ने इस पोर्टल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? तो इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर एक्टिविटी आदि के बारे में जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि 5 अप्रैल तक राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा कौशल आय योजना को लागू करने की भी घोषणा की है। इसके तहत जो युवाएं हैं, युवाओं को सीखने और कमाई करने के आधार पर हर महीने कम से कम 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये घोषणा उनके द्वारा की गई है, यानी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। ठीक है। यानी युवा पोर्टल जो है इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, गतिविधि आदि की जानकारी उपलब्ध कराना ही इस पोर्टल का मेन काम होगा। ठीक है। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स that you are very understood
my opinion, my lecture, my explanation. So thank you for watching my video. Like and subscribe. Thank you. Bye bye.